बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 7.1 में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो सवाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम उनकी बात करेंगे अभी इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड 4,3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो 4-1 से लेके 4,3 तक है। तो बेटा अभी सवाल पे आगे जाने से पहले सोल्यूशन में चेक करें क्या किया। लाइन सेगमेंट का पहला पॉइंट था 4-1, उसे बोल दिया x1 y1। और जो दूसरा पॉइंट था 4,3, दूसरा एंड पॉइंट जो था 4,3, उसे कह दिया हमने x2 y2। अब ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है कुछ रेशो में। कितने रेशो में? तो रेशो को आपको पता है हमेशा M/N कहा जाता है, M/N। तो M/N हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:1, 3:1। तो जो अंडरस्टूड है बेटा, पहले वाला रेशो होता है वो M कहलाता है, जो दूसरा वाला रेशो होता है वो N कहलाता है। 3:1 का मतलब ये होगा कि एक लाइन सेगमेंट है, उस पर एक ऐसा पॉइंट आपको मालूम करना है जिस पॉइंट के उल्टे हाथ पर लाइन के 3 बराबर के हिस्से हैं और उस पॉइंट के सीधे हाथ पर लाइन का 1 बराबर का हिस्सा है। मतलब अगर आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो टोटल 4 हिस्से बन जाएंगे। 4 हिस्से का मतलब आपको वो पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करना है जो इस लाइन पर मौजूद है और उस पॉइंट ने इस लाइन को 3 लेफ्ट और एक राइट साइड के हिस्से में ब्रेक किया है, मतलब टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो हमें पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट के उल्टे हाथ पर 3 बराबर के हिस्से हैं और उस पॉइंट के सीधे हाथ पर 1 बराबर का हिस्सा। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी कह सकते हैं और इसे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं हम। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। अब बेटा ऊपर डेटा में से आप चेक कर लें, x1 4 है, x2 4 है, y1 -1 है, y2 3 है। इन तमाम वैल्यूज को ऊपर डेटा में से देखते हुए सब्स्टिट्यूट करवा दिए इस फॉर्मूले में, इंक्लूडिंग m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। इस फॉर्मूले के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करवाया सारे डेटा को, तो हमारे पास जो आंसर बना पॉइंट ऑफ डिवीजन का वो बन गया 4,2। अच्छा, ये पूरी वर्किंग आपने शो नहीं करनी है, जो आपने मैंने जो सेकंड लास्ट स्टेप लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 3 × 4 +1 × 4 अपॉन 3 + 1, ये पूरी वैल्यू पुट करवाइएगा कैलकुलेटर में, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 4। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की पूरी वैल्यू पुट करवाएंगे आप कैलकुलेटर में, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2। तो ये रेशियो थ्योरम भी कहलाता है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी कहलाता है। कब यूज करना है? जब भी कभी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करे, यानी उस पॉइंट के उल्टे हाथ पर कुछ हिस्से हों, उस पॉइंट के सीधे हाथ पर कुछ हिस्से हों, तो हम वहां पर लगाएंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन का रेशियो थ्योरम। क्लियर हो गई बात? चले शाबाश। बेटा वीडियो पॉज करके आप चाहें तो उस सवाल को नोट डाउन कर लें अपने पास, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है 7.1 का। इसमें कह रहे हैं A2,7 एंड B-4 - 8 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक। तो ए के कोऑर्डिनेट 2,7, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 - 8। पहले वाले को आपने x1 y1 कह दिया, बाद वालों को आपने x2 y2 कह दिया, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करवाओ। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर के हिस्सों में ब्रेक करो। तो बेटा हमने क्या किया, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स मार्क कर रही है, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू। अगर आप ध्यान से देखें फिगर में, तो ये 2 पॉइंट्स वो हैं पी और क्यू जिन्होंने लाइन सेगमेंट को 3 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैंने जो 1-1-1 लिखा हुआ है, इस 1-1-1 का मतलब है कि एक लाइन का जो ए से लेके पी तक है ये भी एक हिस्सा है, पी से लेके क्यू तक ये भी एक हिस्सा है, और क्यू से लेके बी तक आखिरी पॉइंट तक ये भी एक हिस्सा है। 3 बराबर के हिस्से। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट अलग निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट अलग निकालने हैं, तो हमने पहले हेडिंग बना दी फॉर पी। बेटा पी के लिए m.n नहीं है, m/n लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखने में मसला लग रहा होगा। वो m/n है। m/n बराबर 1:2। अब देखो मैंने पी के लिए रेशो 1:2 क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप फिगर में देखें तो पी वो पॉइंट है जिसके उल्टे हाथ पर लाइन का 1 बराबर का हिस्सा है, और पॉइंट पी के सीधे हाथ पर अगर आप देखो बेटा तो लाइन के आपको 2 बराबर के हिस्से नजर आएंगे। यानी पॉइंट पी वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में।
तो हमने इसीलिए m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 ली। अब हमने पॉइंट P के लिए बेटा वही रेशो थ्योरम लिख दिया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और इस रेशो थ्योरम में हमने ऊपर वाले डेटा में से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी। मेरे ख्याल है ये सब आपको लोगों को आता है पहले से सॉल्व करना, इसीलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। ऊपर डेटा में आप देख लें, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, सही है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। बेटा x1 2 है, y1 7 है, x2 -4 है, y2 -8 है। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करवा के कैलकुलेटर के थ्रू आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए पॉइंट पी के, जो कि बने 0,2। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन आ गया, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो बेटा, जब तुम क्यू पर आओगे ना, तो ये फिगर में तुम चेक कर लो, एक ही लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो ए और बी थोड़ी बदलेगा। ए भी वही है x1 y1, बी वही है x2 y2। हमें तो सिर्फ क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, तो ध्यान से देखो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ क्यू के लिए रेशोज बदल गए हैं। क्यू के उल्टे हाथ पर लाइन के दो बराबर के हिस्से हैं, और क्यू के सीधे हाथ पर लाइन का सिर्फ एक बराबर का हिस्सा है। तो पॉइंट क्यू वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा 2:1 में। सही है, क्योंकि पॉइंट क्यू के उल्टे हाथ पर दो हिस्से और पॉइंट क्यू के सीधे हाथ पर लाइन का सिर्फ एक हिस्सा। इसलिए हम जब पॉइंट क्यू निकालने के लिए गए, तो हमने जब हेडिंग बनाई फॉर क्यू, तो हमने x1 y1 x2 y2 को चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ रेशो चेंज कर देना। यानी जो m/n है ना, वो अब 2:1 हो जाएगा। अच्छा, एक ही सवाल में एक ही फॉर्मूले को बार बार लिखते नहीं है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को दोबारा मत लिखिएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में x2 x1 y2 y1 सब सेम रहेगा, सिर्फ m और n बदल जाएंगे। पहले m और n थे 1:2, अब q के लिए m और n बदल जाएगा 2:1 से। तो m की जगह 2 आ गया है, n की जगह 1 आ गया, वैल्यूज पुट करवाएं कैलकुलेटर में, ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पॉइंट क्यू के। क्लियर हो गई बात ये? बेटा शाबाश, जरा अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इस पूरे सवाल को नोट डाउन कर लीजिए आराम से। हम आगे बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें बेटा, क्वेश्चन 14 में कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर मौजूद हो। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी और हमने कुछ कुछ फासले से पॉइंट ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया और सी मार्क कर लिया। अब ये ए और बी कहाँ से मार्क किया, तो आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3 4 एंड 7 7। तो ए और बी के तो कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट मालूम करें। बेटा जिसके कोऑर्डिनेट मालूम करने उसको मैंने नाम दे दिया सी एक्स कॉमा वाई का। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, इफ ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। अब आप फिगर में चेक करें, मैंने ए से लेके सी तक के डिस्टेंस को 10 यूनिट्स के बराबर मार्क कर दिया। ए से लेके सी तक के डिस्टेंस को 10 यूनिट्स का मार्क कर दिया। ये कह रहा है इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ये सी तक पहुंचना है, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करवाने हैं। अब देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में जब उसने ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपको दे दिया ना 10, तो ये जो पॉइंट बी है ना, पहले इस पॉइंट बी की हमें वजाहत करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आखिर पॉइंट बी है किधर। पॉइंट बी क्या ए के नजदीक है, पॉइंट बी क्या सी के नजदीक है, या पॉइंट बी कहीं ए और सी के एग्जैक्ट दरमियान में तो नहीं है, मतलब कहीं पॉइंट बी ए और सी का मिड पॉइंट तो नहीं है। वो हमें आइडिया कैसे हो रहा है कि हम क्योंकि देख रहे हैं कि उसने ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है। अब देखो, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर 10 है, तो अगर मैं सोल्यूशन में सी निकालने से पहले पहले मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट पहले मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैं ए और बी का डिस्टेंस निकाल लूं। अब खुद सोचो बेटा, अगर ए और से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 आ गया, तो 10 में से अगर ये 5 है, तो इसका मतलब बी से लेके सी भी 5 होगा। और जब लेफ्ट साइड पर 5 है, राइट साइड पर 5 है, दैट मीन्स कंफर्म हो जाएगी बात कि जो बी है 7,7 वो लाइन सेगमेंट ए सी का मिड पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस 10 गिवन है, और जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करवाता ए से लेके बी में, अगर वो डिस्टेंस कुछ और आ जाता, लेट से 7 आ जाता, तो इसका मतलब अगर ए से लेके बी 7 होता, तो बी से लेके सी यकीनन 3 होता। जो है ना, 7 + 3 करोगे तो 10 आएगा। तो फिर ये कंफर्म हो जाती है बात कि जो बी है 7,7 वो ए और सी का मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि इंटरनल डिवीजन या पॉइंट ऑफ डिवीजन है। सही है, फिर वहां रेशो थ्योरम लग जाता। तो आप टेंशन मत लें, एग्जाम में सवाल यूजुअली जब भी पूछा गया है, तो जो बी है ना, वो हमेशा मिड पॉइंट ही आपके पास आएगा, यूजुअली जिस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ रहे होगा। तो अभी क्या करना, हमने पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो वो डिस्टेंस आ गया 5 के बराबर। बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला वही अप्लाई किया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
कैलकुलेटर से आंसर निकाला, ए बी का डिस्टेंस 5 आ गया, तो हमने लिख दिया देयर फोर, इसलिए जो बी से लेके सी का डिस्टेंस होगा, भाई ए से लेके बी का डिस्टेंस 5 आ गया, तो अंडरस्टूड है कि जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा वो भी 5 होगा। वही तो लिखा हमने कि ए से लेके बी अगर 5 आ गया, देयर फोर बी से लेके सी भी 5 होगा। इससे ये बात कंफर्म होगी कि जो बी है वो इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, जो बी है वो कहीं और नहीं बल्कि ए और सी के एग्जैक्ट बीच में है। अब जब ये वाजे हो गया कि बी ए और सी का मिड पॉइंट है, तो अब हम लगाएंगे लाइन सेगमेंट ए से लेके सी पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो वही लिखा है, अप्लाइंग यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ए सी। बेटा ये जो लाइन ए सी है इसका मिड पॉइंट बी है ना, तो उल्टे हाथ में मिड पॉइंट की जगह बी आ गया। फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। अब जहां बी आया वहां फिगर में से देखो बी के कोऑर्डिनेट 7,7 है, वो लिख दिए। x1 + x2, बेटा x1 का मतलब पहला वाला है, ये 3x1 है, और x2 जो है वो खुद x है, लास्ट वाला। तो x1 की जगह 3 आ गया, x2 की जगह x आ गया अपॉन 2। y1 का मतलब पहले 4 आ गया, फिर y2 उठाओगे यहाँ c में से जो आखिरी वाला y2 है यानी y, तो y2 की जगह y आ गया अपॉन में 2। अब आप जानते हैं बेटा बीच में इज इक्वल टू का साइन है, और जब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो तो हम ऑर्डर्ड पेयर में कंपेयरिंग करवा लेते हैं। कंपैरिजन कैसे होती है कि जो कॉमे से पहले वाली पूरी वैल्यू होगी 7, वो कॉमे के पहले वाली वैल्यू के बराबर होगी, और जो कॉमे के बाद वाली वैल्यू होगी वो कॉमे के बाद वाली वैल्यू के बराबर होगी। मतलब 7 बराबर 3 + x अपॉन 2, दूसरा 7 बराबर 4 + y अपॉन 2। अब पहली इक्वेशन में आ जाए, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 7 = 14 हो गया, 3 + x बच गया, 3 को उधर भेज दिया, 14 - 3 से x का आंसर निकल गया 11। यहाँ बेटा 2 7 × 14 हो गया, +4 को उधर बेच के -4 किया, 14 - 4 से y का आंसर आ गया 10। इस तरह से हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। बेटा मैंने लिखने में गलती की है, आखिर में बी नहीं है, यहाँ सी लिख देना, सी। ये सी बराबर है 11, 10। तो जो हमें ए पहले से गिवन था, बी पहले से गिवन था, हमने पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाला जो कि 5 आ गया, जिससे कंफर्म हो गया कि जो बी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए से लेके सी का। हमने फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, बी को रखवाया मिड पॉइंट यानी 7,7। सिंप्लीफिकेशन करवा के आखिरी स्टेप में लिख दीजिएगा सी इज इक्वल टू 11,10। क्लियर हो गई बात ये? शाबाश बेटा, वीडियो पॉज करके जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ये, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7 9 एंड -1 1, फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। बेटा ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वैल्यू। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है 7 9 से लेके -1 1 तक, 7 9 से लेके -1 1 तक। 7 9 को एज यूजुअल x1 y1 कह दिया, -1 और 1 को बोल दिया x2 y2। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट पर एक ऐसा पॉइंट मालूम करो जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट 4 है। अच्छा, जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट 4 है यानी y 4 है, बट हमें एब्सिसा यानी x नहीं पता। आपको याद है बेटा क्लास में डिस्कस हुआ है कि एब्सिसा मतलब x होता है, ऑर्डिनेट मतलब y होता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉइंट आपको मालूम कर रहे हैं ना उसकी y वैल्यू यानी ऑर्डिनेट 4 है, और उसका एब्सिसा नहीं पता, जाहिर बात है तभी तो वो पॉइंट मालूम करना है। तो एब्सिसा नहीं पता तो उसको हमने एक्स बोल दिया, ऑर्डिनेट यानी वाई पता था उसे 4 बोल दिया। अब इन सब की इंफॉर्मेशन की मदद से हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। बट याद रखना बेटा ऐसे केस में ना, जब हम पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है अभी आपके सामने सोल्यूशन में, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला है बेटा, इसमें उल्टे हाथ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन की तरह तो आ गया x,4, है ना, जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। बाकी तुम चेक कर लो, मैंने x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट तो करवाई है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी m नहीं पता और n नहीं पता, यानी मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, तीसरे स्टेप की। x,4 बराबर -m + 7n/n, फिर कॉमा m + 9n/m+n। अब हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करवाएंगे x वैल्यू को x कोऑर्डिनेट से, y वैल्यू को y कोऑर्डिनेट से। तो x बराबर x कोऑर्डिनेट हो गया, y बराबर यानी 4 बराबर y कोऑर्डिनेट हो गया। अब पहले कॉलम को छोड़ देना, अभी पहले कॉलम को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आएंगे सबसे पहले दूसरे कॉलम पर जब तक हमें m और n ना मिल जाए। क्योंकि जब हमें m और n मिल जाएगा ना बेटा, तो उस m और n की वैल्यू को उठा के हम वापस पहले कॉलम में पुट करवा देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। अब मैं दूसरे कॉलम में आया, मैंने दूसरे कॉलम में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, m+n जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 4m + 4n, बराबर हो गया m + 9n। m को एक तरफ किया, n को एक तरफ किया, 4m - m 3m हो गया, 9n - 4n 5n हो गया।
एन क्रॉस डिवाइड किया, एन को क्रॉस डिवाइड किया, 3 को क्रॉस डिवाइड किया। एन डिवाइड में नीचे गया, 3 डिवाइड में उधर गया, तो एम अपॉन एन हो गया 5/3। तो बेटा ऊपर वाला एम होगा और नीचे वाला एन होगा। अब जब ये एम और एन की वैल्यू आ जाए तो आइएगा पहले कॉलम में, और जहां पे एम आए वहां 5, बेटा माइनस तो आंसर का ही है पहले से, और जहां एन है वहां पे 3 आ गया। सब कुछ सिंप्लीफाई किया, आपको वैल्यू मिल गई एक्स की 2। और जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो वो पॉइंट जो पहले x,4 था, वो पॉइंट बन गया 2,4, जिसमें हमने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 2 पुट करवा दी आखिर में। क्लियर हो गई बात? शाबाश। मैं शुरू से बेटा ये विंडो सामने रख रहा हूं, आप काइंडली जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P-8, 10 एंड Q6-4 इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द रेशियोज इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। बेटा एक लाइन सेगमेंट है P से लेके Q तक, तो मैंने P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दिया, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दिया। पहली बारी में कह रहा है इस लाइन को एक्स एक्सिस ने क्रॉस किया, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस ने क्रॉस किया बेटा उस पॉइंट को नाम इसने ए दिया हुआ है पहले से। अब आप मुझे बताएं, अगर कभी कोई लाइन एक्स एक्सिस से क्रॉस हो या कट हो, तो बेटा एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे उस लाइन को क्रॉस करेगा उस पॉइंट पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, वाई वैल्यू तो जीरो होगी। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट मार्क किया ना, वो पॉइंट बनेगा x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे भी लाइन को क्रॉस करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा इसी शक्ल के होंगे, x,0। ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरी हेडिंग है वाई एक्सिस, अगर उसी सेम लाइन सेगमेंट पी क्यू को वाई एक्सिस डिवाइड करे पॉइंट बी पर, तो वाई एक्सिस के लिए जो आप पॉइंट लेंगे बेटा, अंडरस्टूड है वो पॉइंट, अरे यस, 0,y हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उस लाइन पी क्यू को, उस पॉइंट पर सिर्फ y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू जीरो होगी। अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, पहले कॉलम में रेशियो थ्योरम की मदद से हम ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और दूसरे कॉलम में फिर दोबारा से रेशियो थ्योरम की मदद से इस y की वैल्यू की मदद इस x की वैल्यू जीरो की मदद से हम इस y की वैल्यू मालूम करेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप पहले कॉलम में आएंगे तो x1 y1 x2 y2 तो सब गिवन है ना। आप जरा सिर्फ पॉइंट ऑफ डिवीजन को देखो पहले, पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जरा फॉर्मूला चेक करो मैंने क्या लिखा है। पॉइंट ऑफ डिवीजन नीचे लिख दिया x,0। बेटा पॉइंट ऑफ डिवीजन का तो ये आ गया पूरा फॉर्मूला। अब पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना, पॉइंट ऑफ डिवीजन में तुम चेक कर लो, तुम्हें एक्स नहीं पता लेकिन वाई पता है जीरो, सही, और हमें निकालना रेशो है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन में एक्स कंपोनेंट को छोड़ देंगे, एक्स कंपोनेंट नहीं उठाएंगे, सिर्फ फॉर्मूले का वाई पार्ट लेंगे, क्योंकि वाई पार्ट की वैल्यू हमें मालूम है कि जीरो के बराबर है। तो हम वाई पार्ट को, लेफ्ट साइड के वाई पार्ट को राइट साइड के वाई पार्ट से कंपेयर करवा देंगे, यानी जीरो बराबर my2 + ny1/m+n। क्यों? ताकि हमें एम और एन की वैल्यूज मिल जाए, क्योंकि हमें तो खाली रेशो निकालना है बेटा, तो एक्स पार्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जो पार्ट पता होता है फॉर्मूले का वो पार्ट उठा के एम और एन निकाल लेता है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन में चूंकि हमें पहले वाई पता है जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू इस राइट साइड में कॉमे के बाद वाली वैल्यू को उठाया, m+n नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। y2 की जगह y2 की वैल्यू -4 आ गई डेटा में से, आप फिगर में देखो उसमें y2 की वैल्यू -4 है, और y1 की वैल्यू 10 है। ये सारी वैल्यूज बेटा इसमें पुट करवाई, और सिंप्लीफाई करवा के यहां से हमने m की और n की वैल्यूज निकाली है। कैसे, देख लें दोबारा। m को -4 से मल्टीप्लाई किया -4n, n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n, -4m वहां जाके बन गया +4n। 4 को क्रॉस डिवाइड किया है और यहां n को क्रॉस डिवाइड किया है, जो n ऊपर था राइट साइड पे वो नीचे गया, जो 4 ऊपर था लेफ्ट साइड पर वो नीचे गया। 10/4 को कैंसिल किया, 2 5 10, 2 2 4, तो m और n की वैल्यू आ गई 5:2। ये हमने रेशो निकाल लिए उस पॉइंट के जब वो लाइन एक्स एक्सिस से क्रॉस हो रही है। अब अगर आप बेटे दूसरे केस में आए फॉर वाई एक्सिस, अगर समझ नहीं आई ना बात पहले कॉलम में, तो आप सेकंड कॉलम देख लें, फिर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सेकंड कॉलम में हम आए तो लाइन वही है, पी से लेके क्यू, x1 y1 x2 y2 सब वही है। अब कह रहे बी वो पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो पॉइंट वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो बेटा वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसकी शक्ल हमेशा 0,y होगी। अब देखो इसने सवाल में वाई निकालने को नहीं कहा, उसने कहा कि आप रेशो निकालें एम और एन, यानी इस पॉइंट बी के उल्टे हाथ पे कितने बराबर के हिस्से हैं और पॉइंट बी के सीधे हाथ पर कितने बराबर के हिस्से हैं। तो जब एम और एन निकालना होता है तो आपको जीरो वाई पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है, जीरो और वाई में से देख लो कौन सा कोऑर्डिनेट पता है। वेरी गुड, जीरो यानी एक्स कोऑर्डिनेट पता है ना, तो हमने फॉर्मूले का ये वाला पार्ट उठाया, एक्स वाला पार्ट, यानी जीरो
एक्स की जगह जीरो आ गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन वाला एक्स की जगह जीरो आ गया। राइट साइड पे एक्स वाला पार्ट होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। बेटा इसमें भी एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू डेटा में से पुट करवाई, सिंप्लीफाई किया और यहां से रेशो निकाल लिया, एम एस टू एन इज इक्वल टू 4:3। शाबाश, वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। दूसरी बात ये कि इन क्वेश्चंस को वैसे तो मैं समझा रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए बात, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप क्लास से पहले या क्लास के बाद आके मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर कोई एक आध स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है या अगर सवाल समझने में कोई मसला हो रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो इस एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड इट द वर्टिसेस। इस सवाल में कह रहा है हम आपको ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल के साइड्स है ना उनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रहा है। अब वो कहीं पर भी रख सकते हो बेटा, पहला पॉइंट, पहली साइड का मिड पॉइंट पी मान लो, एक साइड का मिड पॉइंट क्यू मान लो, एक साइड का मिड पॉइंट आर मान लो, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी को किसका मिड पॉइंट रखवाओ, क्यू का किसका मिड पॉइंट रखवाओ, आर का किसी का रखवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, ए के सामने से शुरू किया पी, फिर बी के सामने क्यू और सी के सामने आर। तो हमने क्या किया, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया रफली, उसमें ए को x1 y1, बी को x2 y2 और सी को x3 y3 कह दिया। पी जो है उसको मान लिया कि वो बी और सी का मिड पॉइंट है। क्यू जो है उसको मान लिया वो सी और ए का मिड पॉइंट है। आर जो है उसको मान लिया वो ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, बारी बारी 3 दफा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले बी और सी पर लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला पी को इस्तेमाल करते हुए, वहां से बनाएंगे दो इक्वेशंस। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सी पर और ए पर, क्यू एज अ मिड पॉइंट को यूज करते हुए, वहां से बनाएंगे दो मजीद इक्वेशन। और फिर आखिर में हम ए और बी पर लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला आर मिड पॉइंट को यूज करके, और वहां से बनाएंगे दो मजीद और इक्वेशन। अरे ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, 6 इक्वेशंस क्यों बन रही हैं? इसलिए क्योंकि आप चेक करें, ये टोटल 6 अननोन्स तो हैं। वर्टिसेस में अगर आप देखें तो x1 x2 x3 तीन एक्स कोऑर्डिनेट, y1 y2 y3 तीन वाई कोऑर्डिनेट्स। तो जब अगर 6 अननोन्स हैं, तो जब तक 6 इक्वेशंस नहीं बनेंगी बेटा, उनको आपस में सॉल्व करके हम 6 अननोन्स की वैल्यूज निकाल नहीं सकते। उसका मैं भी आपको एक तरीका बता दूंगा, थोड़ा शॉर्ट तरीका जो बेहतर तरीका है। बट जरा ध्यान से ना, पहले आप जरा सोल्यूशन को समझें क्या हो रहा है। सोल्यूशन में लिखा है अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन बी एंड सी। बेटा बी और सी पर लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, तुम चेक करो फिगर में बी और सी का पर जब मिड पॉइंट लगा रहे हैं तो उल्टे हाथ पर हमने पी रखवाया है। पी क्या है, वो बी और सी का मिड पॉइंट है, -2, 2। और बेटा मिड पॉइंट हमें आपको पता ही है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करवा के 2 से डिवाइड, दोनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करवा के 2 से डिवाइड। तो जब मैं बी और सी पर लगा रहा हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में एक x2 और एक x3 है, वाई में एक y2 और y3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा लिया, -2 को ले लिया पहली वैल्यू के बराबर, 2 को ले लिया दूसरी वैल्यू के बराबर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दो इक्वेशन बना ली हमने, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, एक एक्स की फॉर्म में और एक वाई की फॉर्म में। अब बिल्कुल इसी तरह से ये वर्किंग आप जरा खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्या, कि फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किए सी पर और ए पर, यानी x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2, और उन दोनों को रखवा दिया 2 और -1 के बराबर, दो मजीद इक्वेशंस बनाने के लिए, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जैसे ये बनी हुई है आपके सामने। आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर सोल्यूशन में एक नजर देख लीजिएगा, तो आई होप कि इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात। फिर फाइनली हमने क्या किया, अप्लाइंग मिड पॉइंट ऑन ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट तो आर था बेटे, तो उल्टे हाथ पे आर रखवा दिया। और ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, दोनों वाई कोऑर्डिनेट लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों को इक्वेट करवा के वहां से दो नई इक्वेशन बना ली, 5 और 6। अब देखें इस सवाल को सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं बेटा, जो मुझे बेहतर, एक तो सेंट्रॉइड मेथड भी होता है सवाल को सॉल्व करने का, बट उससे बेहतर मेथड ये है कि दो कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में हम डील करेंगे इक्वेशन 1 को, 3 को और 5 को। क्यों? क्योंकि 1, 3 और 5 ये तीन वो इक्वेशंस हैं जिनमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है। और दूसरे कॉलम में हम इक्वेशन 2, 4 और 6 को एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तीन इक्वेशंस वो हैं जिनमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अब जरा पहले कॉलम में चेक करना, मैंने क्या किया, बगैर सोचे समझे मैंने इक्वेशन 1 को, 2 को और 3 को, सॉरी 1 को, 3 को और 5 को ऐड करवा दिया। तो उल्टे हाथ पर देखो बेटा, हर कोऑर्डिनेट दो मरतबा है। x1 इक्वेशन 3 में भी आ रहा है, इक्वेशन 5 में भी आ रहा है।
इसी तरह चेक करो ऊपर x2 यहां भी आ रहा है, लास्ट में भी आ रहा है, x3 बीच में भी आ रहा है, x3 ऊपर भी आ रहा है। तो जब तुम इक्वेशन 1 को, 3 को और 5 को ऐड करवाओगे तो उल्टे हाथ पे हर कोऑर्डिनेट चूंकि दो बार है तो ऐड होके बन जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। और सीधे हाथ पे -4 +4 और -2 को सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से एक साथ, तो आंसर सिर्फ -2 आ जाएगा। कैसे? -4 + 4 जीरो हो जाएगा, जीरो में -2 करोगे तो -2। अब देख लो कॉलम वन में क्या हुआ है, चेक करें। जब कॉलम वन में हमने ऐड किया इक्वेशन 1 को, 3 को और 5 को, तो उल्टे हाथ पर आ गया 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, और राइट साइड पे सारे कॉन्स्टेंट्स ऐड होके मिल गए -2। बेटा सब में से 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 2 करवा दिए, तो यहां आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। अब मर्जी है आपकी, फॉर्मेट फॉलो कर लो, पहले x1 निकाल लो, फिर x2 निकाल लें, फिर x3 निकाल लें। मैंने बेटा x1 की वैल्यू निकालने के लिए x1 को तो छोड़ दिया एज इट इज, जो बराबर में x2 और x3 है ना, x2 और x3 की वैल्यू उठा ली मैंने इक्वेशन 1 से। अगर आप अपना प्रीवियस काम दोबारा देखें तो जरा x2 और x3 की वैल्यू चेक करो इक्वेशन 1 में। ये देखें इधर, x2 और x3 की वैल्यू चेक करें इक्वेशन 1 में। अरे यस, वो है ना -4। तो इक्वेशन में हम जब लेफ्ट साइड पर गए तो जहां भी x2 प्लस x3 आया उसको मैंने -4 से रिप्लेस करवा दिया, x2 और x3 को -4 से रिप्लेस करवा दिया। चेक कर लें, सही है, x2 और x3 को रिप्लेस करवा दिया -4 से, टू गेट द वैल्यू ऑफ x1। -4 को उधर बेच के +4 बना दिया, 4 -1 का 3 आ गया, ये वैल्यू x1 की 3 आ गई। अब x1 की वैल्यू को मैंने 5 इक्वेशन में पुट करवाया x2 निकालने के लिए, और उसी x2 की वैल्यू को सॉरी, उसी x2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवा दिया x3 का आंसर निकालने के लिए। तो इस तरह से हमने x1 x2 x3 निकाल लिया पूरे पहले कॉलम में। काइंडली बेटा यही सेम तरतीब फॉलो करी है कॉलम 2 के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम 2 में मैंने ऐड करवाया इक्वेशन 2 को, 4 को और 6 को, वही तरतीब फिर से बनी है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दिया आसानी के लिए। फिर मैंने y1 की वैल्यू निकालने के लिए y2 और y3 की जगह पुट करवा दिया 4, और मैंने y2 और y3 कहां से उठाया है, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू 4 जो हमने उठाई है वो चेक करें आप, इक्वेशन 2 से ये लिखी हुई y2 प्लस y3 की जगह 4, तो उस इक्वेशन में जहां भी y2 प्लस y3 आया उसको हमने रिप्लेस करा दिया 4 से, y1 का आंसर निकालने के लिए। देख लें, y2 y3 की जगह 4 आ गया, 4 वहां जाके माइनस हुआ, 5 - 4 1 आ गया। बस फिर अब सीक्वेंस फॉलो कर लो जैसे पहले कॉलम में किया था। y1 की वैल्यू को 6 इक्वेशन में पुट करवा के y2 निकाल लिया, और उसी y2 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करवा के वहां से हमने y3 की वैल्यू निकाल ली। जब बेटा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे आ गए तो हमने अब वर्टिसेस लिख दी, क्योंकि हमने a को एज्यूम करवाया था x1 y1। तो हमने क्या किया, ए की जगह ये वाली वैल्यू उठाई है x1 और ये y1, यानी 3 और 1। इसी तरह बी के लिए हो गया -5, 7, और सी के लिए हो गया 1, -3। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इस तरह से हमने वर्टेसेस ए बी और सी की वैल्यूज कैलकुलेट करवाई हैं। बेटे आई होप कि ये जो भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने, इससे आपको शायद थोड़ी बहुत आसानी हो गई है। लेकिन उन बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी 7.1 की एक्सरसाइज क्लासेस में हमसे पढ़ी हैं, उनको तो एक दफा जरा सही तरीके से अच्छी तरह से रिफ्रेश हो गया होगा। बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने 7.1 में कुछ भी नहीं किया, इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं, और फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इंशाल्लाह जब भी क्लास में मुलाकात हो तो क्लास से पहले या क्लास के बाद फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि क्या ये जो चंद सवालात मैंने इंपॉर्टेंट 7.1 से करवाए हैं, क्या ये इस तरह से आपको समझ में आ गए हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो काइंडली आप हमसे क्लास से पहले या क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा, और ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। 7.1 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवालों के साथ हम ये सेशन को एंड कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको 7.2 और इसी तरह से चैप्टर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उन सबको इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।